आजकल जो है वो C11 का बहुत ही चूरन बेचा जा रहा है इंडिया, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में। ये भी कहा जाता है कि ना कोई जो है वो फिक्स हाइट्स है, ना कोई जो है वो डिग्री चाहिए, और C11 जो होता है वो हलवा है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। C11 दरअसल इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत LMIA एग्जेम्प्ट वर्क परमिट कैटेगरी है। इसकी कानूनी बुनियाद जो होता है वो रेगुलेशन नंबर 205 ए है। इसकी ऑफिशियल डायरेक्शन में सबके लिए जो होता है एक फिक्स आइल्स या बैंड की या फिर जो है वो कोई डिग्री की जो होता है वो शर्त नहीं रखी है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जबान, तालीम, एक्सपीरियंस अहम नहीं है। ऑफिसर ये देखता है कि क्या एप्लीकेंट वाकई इस बिजनेस को कनाडा में कायम और ऑपरेट करने की सलाहियत रखता भी है या नहीं रखता। क्या वो कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, लाइसेंसिंग और फाइनेंशियल नंबर को समझता भी है या नहीं समझता। और सबसे अहम ये कि क्या इसका काम कनाडा के लिए सिग्निफिकेंट बेनिफिट पैदा करेगा या नहीं करेगा। ये जो सिग्निफिकेंट बेनिफिट है ना, ये बहुत ही ज्यादा अहम चीज है। सिर्फ ये कहना कि मेरे पास बहुत रुपड़ा है और मेरे पास बिजनेस आइडिया है, ये काफी नहीं है मेरे दोस्त। C11 की रिक्वायरमेंट्स और चीजें बिल्कुल अलग है। कनाडा में कंपनी बना दी और 51% शेयर पे ले लिए। क्या आप C11 मेरा पक्का है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। IRCC की मौजूदा डायरेक्शन के मुताबिक बिजनेस ओनर कैटेगरी में आमतौर पर एप्लीकेंट का बिजनेस में 51% होना बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात मैं एग्री करता हूँ। अगर ओनरशिप 51% से कम है तो एप्लीकेंट जो होता है बिजनेस ओनर के बजाय वो खुद एम्प्लॉय लगेगा, और फिर किसी दूसरी जो होता है वो वर्क परमिट कैटेगरी या LMIA वगैरह की आपको जरूरत हो सकती है। इसीलिए 51% की ओनरशिप जो होता है एक जो है वो बेसिक जो है वो उसकी कंडीशन है। अप्रूवल की गारंटी नहीं है। ऑफिसर ये देखता है कि एप्लीकेंट का पिछला बिजनेस या मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है या नहीं है, कनाडा बिजनेस में इसका क्या रोल होगा, इसकी मौजूदगी वाकई जरूरी है या नहीं है। कागज पर शेयर होल्डर अगर आप लिख दोगे तो ये काफी नहीं है। हकीकत में उसको बिजनेस ऑपरेट करने के काबिल होना चाहिए। कंपनी रजिस्टर करने से पहले ओनरशिप रोल और इमिग्रेशन स्ट्रेटजी के साथ एक दूसरे को आप मैच कर। थैंक यू वेरी मच। क्या C11 के लिए लाजमी 1 या 2 लाख कनेडियन डॉलर इन्वेस्ट करने होते हैं? तो ऑफिशियल जवाब जो है वो इतना सादा नहीं है। असल में सवाल ये होता है C11 में कि क्या आपका बिजनेस मॉडल सही है या नहीं। आपके फंड्स जो होते हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए जो है वो कितने रियलिस्टिक है। सही है। एक छोटी सी सर्विस कंपनी और एक फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की इन्वेस्टमेंट एक जैसी नहीं होती है। एप्लीकेंट को बिजनेस कायम करने या चलाने के लिए मुनासिब फंड दिखाने होते हैं। उसके साथ साथ अपने और अपने फैमिली के अखराजात को अलग से जो होता है वो दिखाना पड़ता है कि उनके सपोर्टिंग फंड्स आपके पास है या नहीं है। IRCC सपोर्ट फंड्स को फैमिली साइज के मुताबिक लो इनकम कट ऑफ के तहत देखता है, और आम तौर पर 18 महीने या उससे कम जो होता है वो आपका स्टे होना चाहिए C11 के लिए। रकम सिर्फ जो होता है बैंक अकाउंट में होना काफी नहीं होता है। आपको सोर्स ऑफ फंड्स, रकम जो आपने हासिल की है उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और उसकी एक्सप्लेनेशन कि ये रकम जो होता है वो आई कहाँ से। C11 में बड़ा नंबर दिखाने से ज्यादा अहम ये होता है कि रियलिस्टिक और काबिल तस्दीक जो होता है वो नंबर आपने दिखाने होते हैं। अगर आपने टोरंटो में 2 जॉब्स क्रिएट कर ली, लेकिन वीजा ऑफिसर फिर भी कह सकता है कि ये कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं है। 2 नौकरी के बाद भी ये सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं है। लेकिन एक छोटे शहर में वही बिजनेस बहुत अहम हो सकता है। ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, ये IRCC की ऑफिशियल गाइड में ये एग्जाम्पल मौजूद है। वो ये बाकायदा एग्जाम्पल में यही लिखा हुआ है जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ। कि अगर फर्ज करिए कि आप भी जो है वो टोरंटो की योंग स्ट्रीट पर आपने जो होता है एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर खोल लिया है।
सही है, और वहां पर आपने 2 लोगों को भी हायर कर लिया, तो सिग्निफिकेंट बेनिफिट तो है ना भाई ये। लेकिन ऐसे इलाके में पहले ही बहुत सारे बिजनेस है मेरे भाई, इसीलिए 2 नौकरियां जो होता है वो टोरंटो में तो इतनी ज्यादा जो होता है वो सिग्निफिकेंट बेनिफिट के लिए काउंट नहीं होती है। लेकिन अगर यही चीज आपने रूरल एरिया में किसी छोटे इलाके में जो होता है ये स्टोर खोला है, जहाँ पे 20 किलोमीटर तक ऐसा कोई ग्रोसरी स्टोर ही नहीं है, तो फिर बात बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। अगर आपने वहां पर लोकल लोगों को, एक बंदे को भी अगर आपने नौकरी दी है, तो उसका सिग्निफिकेंट जो है वो बेनिफिट बिल्कुल अलग तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा। तो ऑफिसर ये नहीं देखता है कि नौकरियां कितनी हैं, वो ये देखता है कि लोकेशन, मार्केट की नीड, आप सैलरीज कितने दे रहे हो, इनोवेशन क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है या नहीं है, रीजनल डेवलपमेंट और बिजनेस की जो है वो टोटल इम्पैक्ट को देखा जाता है। C11 में बिजनेस का नाम नहीं, बिजनेस का कैनेडा पर जो है वो क्या असर होता है इसको देखा जाता है। C11 वर्क परमिट मिल भी जाए, फिर भी आपको कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती है। इसीलिए C11 का चूरन चाटने से पहले ये वीडियो आप जरूर देखिए। ये फर्क जो होता है समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि C11 बुनियादी तौर पर उन बिजनेस ओनर्स के लिए है जो कनाडा पर जो है वो टेम्पररी तौर पर आना चाहते हैं और अपना बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं। IRCC ने क्लियर लिख दिया है भाई कि C11 के तहत वर्क परमिट की मुद्दत जो होता है 18 मंथ्स है। सही है, अगर कोई एप्लीकेंट उससे ज्यादा जो होता है वो आना चाहता है, ये बात क्लियरली बतानी पड़ेगी कि भाई वो जो है वो यहाँ पर टेम्पररी तौर पे आया है, लेकिन उसका बिजनेस जो होता है उसके जाने के बाद जो है वो उसके मैनेजर्स या उसके बाद आने वाला कोई दूसरा ओनर है वो चलाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, जो कि आप यहाँ पर आए हो, सही है, और आपने यहाँ पर टेम्पररी स्टे ही करना है। सही है, एप्लीकेंट को ये बताना पड़ेगा कि वो एट दी एंड वो है वापस चला जाएगा। C11 जो होता है वो परमानेंट रेजिडेंसी का पाथ में हो सकता है, सही है, लेकिन इटसेल्फ C11 जो होता है वो परमानेंट रेजिडेंसी का शॉर्टकट नहीं। C11 में अगर आपने 90 पेजेस का भी बिजनेस प्लान बना लिया ना, तो भी आपका जो होता है C11 वीजा जो होता है वो रिफ्यूज हो सकता है मेरे दोस्त। अगर फाइल में अगर आपने एक्चुअल बिजनेस की प्रिपरेशन नहीं बताई है ना, तो वीजा ऑफिसर जो होता है वो आपकी फाइल को रिफ्यूज कर सकता है। ऑफिसर सिर्फ जो होता है फैंसी किस्म के बिजनेस प्लान नहीं देखता, वो ये देखता है कि एप्लीकेंट ने बिजनेस शुरू करने के लिए रियल कदम उठाए हैं या नहीं उठाए, बिजनेस जो है वो कहाँ पर होगा, कस्टमर्स कौन होंगे, सप्लायर उसको कहाँ से मिलेंगे, मशीनरी या इन्वेंट्री की जो प्राइस है वो क्या होगी, जो आपकी इब्तदाई तनख्वाहें हैं वो आप कैसे अदा करोगे, आपने लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन किस तरह हासिल करोगे। C11 में बिजनेस ओनर खुद अपना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों होता है, इसीलिए आमतौर पर एम्प्लॉयर पोर्टल के जरिए उसको अपने आप को एक ऑफर देनी जरूरी होती है। सही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जरूरी है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट नंबर वो लेगा, एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कंप्लायंस फीस जमा करवाएगा, वर्क परमिट एप्लीकेशन जमा करवाएगा, और मुकम्मल जो होता है वो तमाम इन तमाम के सपोर्टिंग एविडेंस भी जो होता है उसको चाहिए होते हैं। ओनरशिप रिकॉर्ड, बिजनेस प्लान, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, सोर्स ऑफ फंड्स, बैंकिंग रिकॉर्ड, सप्लायर कोटेशन, लोकेशन रिसर्च, और एप्लीकेंट का जो है पिछला बिजनेस का एक्सपीरियंस, ये तमाम के तमाम चीजें एक दूसरे के साथ मैच करने होंगे। वरना तो जो है उसके पास वीजा वीजा ऑफिसर ने तो जो होता है वो एक आम तौर पे ऐसी चीजों को वो रिफ्यूज कर देता है। इसीलिए आप याद रखिए कि कमजोर सिग्निफिकेंट बेनिफिट, गैर वाजे टेम्पररी इंटेंशन, ना काफी फंड्स, गैर मुतल्लिका एक्सपीरियंस और ना काबिल यकीन बिजनेस नंबर आप शामिल नहीं करेंगे। ओके, बिजनेस प्लान फाइल जो होता है कोई डेकोरेशन नहीं है, ये जो है वो एविडेंस है जो कि
आपकी पूरी एक स्टोरी बताती है C11 के लिए। अगर आपको जो है वो C11 का वर्क परमिट हमसे करवाना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। C11 के लिए सबसे बड़ा झटका मैं आपको दूं, C11 का वर्क एक्सपीरियंस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में शामिल नहीं होता है। जो भी C11 का चूरन चाट रहे हैं ना, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि एप्लीकेंट्स जो होता है वो अगर 1 साल में लोग कहते हैं कि बिजनेस चला लिया तो वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में काउंट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। ओके। IRCC की ऑफिशियल हिदायत के मुताबिक C11 के तहत हासिल किया गया एक्सपीरियंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस है, और एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस जो होता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में शामिल नहीं है मेरे दोस्त। C11 वर्क परमिट होल्डर जो होता है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इस तरीके से अहल नहीं हो सकता। इसके लिए आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि जो आपका स्पाउस है उसका वर्क एक्सपीरियंस वो काउंट हो जाएगा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए। जिस अगर फर्ज कीजिए कि आपकी वाइफ जो है वो नर्स है, सही है, तो उनका एक्सपीरियंस CEC के लिए काउंट होगा। या फिर आपका यही वाला एक्सपीरियंस आप प्रोविंशियल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के लिए इस्तेमाल करके C60 का वर्क परमिट हासिल करें, तो फिर आपकी बात बन सकती है। ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है C11 के वर्क परमिट के लिए। थैंक यू वेरी मच।